बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। श्याम के परिवार में उसकी पत्नी राधा, बेटी मोनी और बेटा पिंटू के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। श्याम सेठ रामलाल के यहाँ काम करता था और काम करने के बदले में सेठ रामलाल श्याम को पैसे देता था, जिससे श्याम और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन पिंटू और मोनी पिछले एक हफ्ते से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूं, आप सेठ रामलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ रामलाल जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर श्याम काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ रामलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो तुमने मुझसे 300 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1200 गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1200 रुपए काट रहा हूँ। हाँ हरीश भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ रामलाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ रामलाल ने पगार काट लिए थे। मैंने बस 4 दिन की छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस सेठ रामलाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ रामलाल इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी किसान अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ रामलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। 2-3 दिन बाद तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 2-3 दिन और रुक जाओ, परसों या नरसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ इस बार? कितना पगार मिला है? राधा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ रामलाल जी ने कहा है कि 2-3 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज बोली है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। आप ही बताओ, अब मैं क्या करूं? राधा, यह सेठ रामलाल जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 2-3 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ रामलाल सबको पगार देता है। अरे हरीश, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 3000 है। मैंने तो इस महीने 4000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 2-2 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करने के महीने में 4000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 2 घंटे आराम। देख हरीश, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। यह 3000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरीश के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। हरिया चुपचाप वह पैसे रख लेता है। श्याम, यह लो तुम्हारे 3000। पर सेठ जी, 3000 क्यों? मेरे तो पूरे 4000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है।
हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में अनाज का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक अनाज का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 4,000 की हुई थी ना, अब 3,000 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 3,000 ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे श्याम के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ रामलाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि अनाज के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरीश, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है, आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 3,000 रुपए, इसमें घर खर्च कैसे चलाए? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरीश? हमें खेती करने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम करना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ रामलाल ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए, आप कितनी पगार मिला है? राधा, इस बार सेठ रामलाल जी ने बस 3,000 ही दिए हैं। बस 3,000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,500 रुपए निकल जाएंगे, फिर 1,500 रुपए में क्या करेंगे? अब मैं क्या करूं राधा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ रामलाल जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे? नहीं राधा, मैंने सेठ रामलाल जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ रामलाल जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि खेती करने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ रामलाल जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ रामलाल जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर श्याम काम पर निकल जाता है और जैसा कि श्याम ने कहा था, वह सेठ रामलाल के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। श्याम पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह श्याम को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर श्याम वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे जंगली हाथी का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर श्याम बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब हाथी का झुंड वहां से निकल जाता है तब श्याम की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना आज तो मैं इन जंगली हाथी के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? श्याम यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक घड़े पर जाती है। श्याम उस घड़े के पास जाता है। यह कैसी गुफा है? यह कैसी घड़ा यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। श्याम जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर श्याम एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक भूत प्रकट हो जाता है और वह श्याम से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो, कुछ जंगली हाथी का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस घड़े पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह घड़ा किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। श्याम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आँखों से देख सकती हूँ। आप कौन है और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई दे रहे हो? आप अपना परिचय दीजिए।
मैं एक भूत हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रही हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस घड़े को छू पाए। अब तुमने इस घड़े को छुआ है तो यह घड़ा तुम्हारा हुआ। नहीं, मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत श्याम, तुम यह घड़ा ले जाओ। यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि यह चमत्कारी घड़ा है। क्या यह वही चमत्कारी घड़ा है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक चमत्कारी घड़ा हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ श्याम, यह वही चमत्कारी घड़ा है। अब तुम इस घड़े के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस घड़े में एक बार डालोगे वह चीज ही तुम्हें बार बार इस घड़े में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस घड़े में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। और सोच समझकर बिना लालच किए इस घड़े में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। श्याम घड़े को लेकर घर आ जाता है। राधा, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक घड़ा। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे राधा, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी घड़ा नहीं है, बल्कि यह एक चमत्कारी घड़ा है। श्याम राधा को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई थी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस घड़े में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ राधा, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। श्याम थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार खेतों में काम करते वक्त मिली थी। राधा, तुम्हें याद है एक बार हमें खेतों में काम करते वक्त चंदन की लकड़ी मिली थी, मैंने तुम्हें लाकर दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। राधा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे घड़े में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस घड़े में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, यह तो चमत्कार ही हो गया। यह देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊँगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने पिंटू और मोनी की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन श्याम सेठ रामलाल के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर श्याम चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी श्याम से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर श्याम को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर श्याम घर आ जाता है। यह देखो राधा, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल पिंटू और मोनी की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह चमत्कारी घड़ा है, तो अब आपको उस सेठ रामलाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ राधा, मैं सेठ रामलाल जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के किसान हैं, उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ रामलाल जी से मेरे साथ साथ वह किसान भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार किसान हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर सेठ रामलाल ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे।